कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 10 से 12 हजार से ज्यादा खालिस्तान समर्थक जुटते हैं। ये लोग सिख फॉर जस्टिस के कार्यक्रम में भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने के सवाल पर लोगों से जनमत संग्रह यानी कि वोट कराने की बात करते, जमा करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद इस सरकार से कहा गया कि इस आयोजन को आप बंद करने दीजिए, लेकिन कनाडा बोलता है कि हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के देवता हैं। इसका हवाला देकर के कार्यक्रम को पाबंदी लगाने से मना कर दिया। तो खालिस्तानी है क्या, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका पर्पस क्या है, डिटेल में बातचीत करेंगे और जो मैं नहीं बोल पाया इंट्रो में वो भी कर लेंगे। 1929 की बात है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। अब इस प्रस्ताव रखने के बाद 3 ग्रुपों ने साफ तौर पे इसका विरोध कर दिया। पहला ग्रुप था मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसने बोला, जो कि मुस्लिम लीग की अगुवाई कर रहे थे जिन्ना साहब, बोले कि हम विरोध करते हैं। दूसरा ग्रुप था दलितों का, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हम दलितों के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो अधिकार हमें चाहिए, दे सकते हैं तो बताइए। तीसरा जो समूह था ना, वो गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह जी का नाम दिमाग में रखिए, और अलगाववाद, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये 2 कीवर्ड हैं। पहली बार तारा सिंह ने सिखों के लिए एक अलग राज्य रखने की मांग की थी। 1947 में यह मांग आंदोलन में बदल जाती है और इसे नाम दिया गया था पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी कि सिख प्रदेश मांग कर रहे थे। यह दक्षिण में भी चल रहा था, आपको याद होगा, बहुत दंगे फसाद हुए। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने साफ तौर पर मांग को मानने से इनकार कर दिया। साउथ में भी यही किया गया। आपको पता है पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन होते रहे। आंदोलन जब होते तो सुख शांति नहीं होती है, दंगे फसाद अशांति रही थी। 1966 में शाह कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब को आपको हिस्से करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, सलाह दी जाती है। फिर मैडम 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। सिखों की बहुलता वाले एरिया का पंजाब, हिंदी जिस क्षेत्र में ज्यादा बोली जाती बोली हरियाणा, और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ का था। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों के हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। देखो पूरे पंजाब को ना पहले पंजाब नहीं था, इसको पेप्सू कहा जाता था। सोचिए अगर ये हिस्से अगर इसके नहीं हुए होते तो सोचो कितने रिसोर्सेज का धनी ये होता, पंजाब का एरिया कितना बड़ा होता, कितना बड़ा इसका दबदबा होता। लेकिन वही है ना, वही कट्टरपंथ, वही अलगाववाद की सोच, तो वो सारी चीज उनको ले डूबी। आगे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको अलगाववाद यानी कि सेपरेटिस्ट के बारे के उसके मतलब मैं आपको समझा देता हूं। उसका मतलब जान लेते हैं। अलगाववादी एक ऐसा व्यक्ति जो एक समूह, समाज, संस्कृति या धर्म को तोड़ने का समर्थन करता है, वह अलगाववादी कहलाता है। सिंपल। अलगाववाद जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट शब्द से चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग करने के लिए हुई थी। लेकिन आज अलगाववाद हमारे देश में कश्मीर का भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। वैसे अलगाववाद पे पूरा एक वीडियो बन सकता है, कैसे शुरुआत होती है, क्यों होती है, क्या वजह बन जाती है, कैसे रोक सकते हैं, और ये हमारा यूएनओ क्या करता है, अमेरिका क्या करता है। अगर इस पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तब बनाऊंगा। बैक टू द टॉपिक। कनाडा और यूरोप में रहने वाले अलगाववादी 40 साल से भी ज्यादा समय से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, एक अलग राज्य, अलग ही देश। 1979 में जगजीत सिंह चौहान ने भारत से लंदन जाकर के खालिस्तान का प्रस्ताव, एक प्रपोजल रख दिया। इस खालिस्तान के लिए सिंह ने एक नया नक्शा पेश किया, जो कि नक्शा आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या क्या अलग हो रहा है। 1969 में जगजीत सिंह ने पंजाब में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था उनके द्वारा। ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान ने नई खालिस्तानी करेंसी जारी कर दुनिया भर में हंगामा कर दिया था भाई साहब। 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, उनका पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया। लेकिन देश लौटने के बाद भी जगजीत खालिस्तान प्रस्ताव का समर्थन उनका लगातार होता रहा। लेकिन हिंसा का उन्होंने विरोध किया, बोला कि हम हिंसा का विरोध करते हैं लेकिन हमें खालिस्तान चाहिए। पंजाबी आंदोलन से अकाली दल का खूब राजनीतिक फायदा मिला, सीट इनकी बढ़ती जाती है। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 की विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़
जबरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन 1972 का जब चुनाव होता है ना, तो उसमें कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी कि ज्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वायत्तता की जो मांग है ना, ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए की गई। देखिए, ये अधिकार चाहिए, दे दीजिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्तता पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रख दी थी। यह चल रहा था। 1980 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच जो था ना, समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा था। उनको लग रहा था हमारे फायदे के लिए बात हो रही है। अब आपको पता है, आनंद साहिब रिजोल्यूशन का एक ही कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरवाले। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाला भिंडरावाले आगे चल करके आतंकी और खालिस्तानी आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं। भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया था और असहयोग आंदोलन तुरंत चालू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चल करके सशस्त्र विद्रोह में बदल जाता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया था। यह भी सुनने में आता है। इसके बाद ना, सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले ने बड़ा एक तरकीब लगाई। बोले स्वर्ण मंदिर जाऊंगा, यहां कुछ नहीं करेंगे। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। डर था कि मासूम मारे जाएंगे। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। बोले भिंडरावालों को पकड़ने के लिए गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। अच्छा, इस ऑपरेशन में क्या था ना, 200 कमांडो को प्रशिक्षित किया गया था सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए। जब इंदिरा गांधी ने पूछा ना कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? जब इस पर कोई जवाब नहीं आया तो इंदिरा गांधी ने सोचा रुकिए। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। बोले अब सेना जाएगी। दोस्त, पता है, यह कहा जाता है कि 5 जून को ना कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं को सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद यह फैसला लिया गया था कि सेना को भेज दीजिए। यह भी कहा जाता है। फिर क्या, फिर शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह अपने आप में इतिहास है। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क, हवाई सेवा सब कुछ बंद कर दी जाती है। स्वर्ण मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एंट्री एग्जिट सब बंद हो जाता है। पानी, बिजली सप्लाई सब बंद कर दी जाती है। अमृतसर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया जाता है। घेर के मारेंगे, प्यासा मार देंगे, भूखा मार देंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त तो हो गया था। इस पूरे ऑपरेशन में ना सेना के 83 जवान शहीद हो जाते हैं, 250 घायल हो जाते हैं। सरकार के जो आंकड़े होते हैं हमेशा कम रहते हैं। वैसे भी हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए थे। हालांकि कई सिख संगठनों का यह भी दावा होता है, किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। हम तो वही मानेंगे जो सरकार ने कहा है, वही ऑथेंटिक है। 4 महीने बाद ना 31 अक्टूबर 1984 को ही ना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। उनको हिदायत दी गई थी आप सिखों को मत रखिए, लेकिन उन्होंने रखा। इसके बाद 1984 में ना सिख विरोधी दंगे हुए थे जिसमें 8000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। काला दिन था वो। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप था इन दंगों को कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ावा दिया था। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया। कम से कम 330 लोग की मौत हो जाती है। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। तो सोचिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल SS वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जो शामिल थे, खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दूसरे देश में बैठकर के भी खालिस्तान समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा लगातार देते रहते हैं। तभी तो सरकार ने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कहा था, एडवाइजरी जारी की थी, संयम रखें।
इनके भड़काऊ भाषणों में नहीं आए, क्योंकि हम दोबारा से 1966 वाला मंजर, उससे पहले का मंजर नहीं देखना चाहते हैं। कनाडा में अक्सर ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं। तो यह छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी, लेकिन ये अलगाववाद पैदा होता क्यों है और पूरा इतिहास इसका क्या है, ये अपने आप में एक अच्छा वीडियो बन जाएगा। लेकिन आपको कष्ट करना पड़ेगा कि आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना पड़ेगा, बनाइए अलगाववाद के ऊपर वीडियो, तो मैं बनाऊंगा मैं आपको आपके लिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।